ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए, खबरों पर विश्लेषण किया जाए, उससे पहले आप देखिए आज कौन सी बड़ी खबरें शो का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी महंगाई की खबर के साथ। सरकार को पूरी उम्मीद है कि त्योहारों पर महंगाई स्थिर रहेगी। ऐसा उम्मीद क्यों है, ये उम्मीद कितनी सही है, इस पर जांच पड़ताल की जाएगी, बाजार का आकलन किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य की महंगाई बनेगी चुनौती। ठीक है, खाद्य महंगाई तो स्थिर रह सकती है, लेकिन पढ़ाई की और सेहत की महंगाई बनेगी चुनौती। ऐसा क्यों, ये जानेंगे। अब गूगल से भी मिलेगा लोन। जी हां, गूगल इस बाजार में उतरने की तैयारी कर रहा है। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किन्हें कर्ज देगा, ये जानेंगे। और ये किसके लिए चुनौती बनेगी, ये भी समझेंगे। कोयला आयात पर आया चौंकाने वाला आंकड़ा। कल सरकार ने कोयला आयात पे हुए खर्च का ब्यौरा दिया। बड़ा आंकड़ा है। कितना बड़ा आंकड़ा है, क्यों ऐसी नौबत आई, हम तो कोयले का बड़ा भंडार लिए बैठे हैं, फिर ऐसा क्यों, ये सब कुछ जानेंगे। अमेरिका में कर्ज की दर रिकॉर्ड ऊंचाई पर, यह दिन की सबसे बड़ी खबर है। एक ऐसे स्तर पर अमेरिका में कर्ज की दर पहुंच गई जहां शायद अगर आप कोविड के दौरान किसी से कहते तो वो मानता भी नहीं, आपसे कहता कि नहीं, आप तो ख्याली पुलाव पका रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका में नीतिगत दर, जिसे आप भारत में रेपो रेट कह सकते हैं, वो 5 सवा 5 के आसपास पहुंच गई है। आपको पता है, भारत में जब नीतिगत दर 5-6 हुआ करती थी तो अमेरिका में कर्ज 0% पे मिलता था। भारत में रेपो रेट 6.5% के आसपास है, अमेरिका में 5% के आसपास। क्या मतलब है इसका बाजार के लिए, क्या मतलब है इसका दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए, आगे अमेरिका में ब्याज दरों पर क्या स्थिति बनने वाली है, ये सब कुछ जानेंगे दिन की बड़ी खबर में। और वेनेजुएला पर शर्तों के साथ हटा प्रतिबंध। अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो यह खबर आपको थोड़ा पहले मिल गई थी कि वेनेजुएला पर प्रतिबंध हट सकता है। ट्रंप का तुरुप का इक्का बताया था हमने वेनेजुएला को, आपको वो थंब भी याद होगा, और ये प्रतिबंध हट गए, कुछ शर्तों के साथ हटे हैं। कौन सी शर्तें लगी, प्रतिबंध का क्या असर हुआ, आगे क्या असर होगा, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन शुरुआत इन सब से और एक अनोखी नई बड़ी खबर के साथ। इरडा ने मोटर बीमा प्रदान करने वाली बीमा कंपनियों से थर्ड पार्टी पॉलिसी में अनिवार्य रूप से एक इनबिल्ट फीचर शामिल करने को कहा है। इस फीचर के जरिए एम्प्लॉयर के वाहन से यात्रा करने वाले कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा मिलेगी। IRDAI ने यह कहा कि अगला निर्देश जारी होने तक कोई अतिरिक्त प्रीमियम भी ना वसूला जाए। क्यों लाया गया यह फैसला सर? भारत के बीमा नियामक का बेहद महत्वपूर्ण फैसला है और इस फैसले को लेकर बहुत समय से इस तरीके की मांग की जा रही थी कि जो भारत में कंपनियां हैं, जो जहां पर लोग काम करते हैं, वो अगर कोई ट्रैवल का व्हीकल या लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं अपने कर्मचारियों को ले जाने के लिए, तो उसमें बैठे हुए यात्रियों की सुरक्षा को भी बीमा में कवर किया जाना चाहिए। कुछ ऐसी स्थिति जैसे कि किसी कंपनी की फैक्ट्री की एक बस है और उससे जा रहे हैं लोग, तो उस बस का बीमा है, उस बस के मालिक के उस बस के नुकसान का बीमा है, उसके ड्राइवर का भी बीमा हो सकता है, पर उसमें बैठे हुए जो यात्री हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका बीमा उसमें कवर नहीं होता है। अब IRDAI ने ये बड़ा बदलाव किया और कहा है कि जो थर्ड पार्टी का सेगमेंट होता है, जिस थर्ड पार्टी कवरेज का सेगमेंट हर ऑटो बीमा में होता है, उसमें उन कर्मचारियों की बीमा की सुरक्षा भी शामिल की जाएगी। यानी जो नई पॉलिसीज अब घोषित होंगी उनमें ये बीमा की सुरक्षा शामिल होगी। हालांकि IRDAI ने कहा है कि इसके लिए अलग से प्रीमियम नहीं चार्ज किया जाएगा, पर यह कहना मुश्किल है कि बीमा कंपनियां इतने बड़े संख्या में, मान लीजिए किसी के बस में अगर 25 से 30 लोग कर्मचारी ट्रैवल करते हैं, तो उनके सबके बीमा कवरेज को इसमें शामिल करना बगैर प्रीमियम के कैसे संभव होगा ये पता नहीं। लेकिन ये बड़ा बदलाव किया गया है कर्मचारियों की दृष्टि से, ये महत्वपूर्ण खबर है। गेहूं, चावल और प्याज की महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकार को उम्मीद है कि त्योहारों के समय देश में जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहेंगी। गुरुवार को केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेल की सप्लाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि त्योहार के समय खाद्य महंगाई स्थिर रहेगी। खाद्य सचिव की तरफ से बताया गया कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं उनका असर नजर आया है। सर, सरकार की इस उम्मीद से क्या समझा जा सकता है? सरकार ने ये नहीं कहा कि महंगाई कम होगी त्योहारों पर, महंगाई स्थिर रहेगी। आमतौर पर सरकारें पहले ये कहती थी कि महंगाई कम होगी। स्थिर रहने को आप अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। सरकार ने यह भी नहीं कहा कि महंगाई पर उसका कंट्रोल रहेगा, नियंत्रण रहेगा। उम्मीद की गई इस तरीके की कि महंगाई स्थिर रहेगी। स्थिर भी अगर आप मान लें
तो गेहूं 8 महीने की ऊंचाई पर है, चीनी और दाल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, सारी की सारी अनाज की इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, स्पाइसेस की इन्फ्लेशन, मसालों की इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, दूध की मिल्क की इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, हेल्थ और एजुकेशन पर हम आगे आप बात करेंगे। तो सरकार ने शायद, इस बयान का एक मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं कि सरकार के तंत्र ने इस महंगाई को भारत की सामान्य महंगाई, न्यू नॉर्मल फिलहाल स्थितियों में मान लिया और ये उम्मीद जाहिर की कि इसके आगे महंगाई नहीं बढ़ेगी। ये नहीं बढ़ने की उम्मीद के साथ एक चीज़ जिसकी कमी सरकार के इस बयान में दिखाई दी कि फिलहाल ऐसा लगा कि सरकार के पास इस महंगाई को कम करने के लिए सीधे इंटरवेंशन का कोई जरिया और कोई रास्ता भी नहीं है। तो अब ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि मांग और आपूर्ति की बाजार में क्या स्थिति बनती दिखाई देती है, खरीफ की फसल की खरीद की क्या स्थिति बनती है, कीमतों में बढ़ोतरी की क्या स्थिति बनती है। लेकिन ये माना जा रहा है कि खाद्य महंगाई में को यहाँ इस स्तर तक रोका जा सकता है। एक ही फैक्टर इसमें महत्वपूर्ण है कि सब्जियों और फलों की महंगाई अगर लौटती है तो फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगी। लेकिन फिलहाल महंगाई में खाद्य आपकी थाली की खाने पीने के सामानों की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहले से ही बनी हुई हैं और इससे ऊपर नहीं जाएंगी। सरकार ने ऐसी उम्मीद की है, सरकार को ऐसी उम्मीद है। गुरुवार को देश की 3 एफएमसीजी कंपनियों के भी नतीजे आए। नेस्ले के मुनाफे में 37% की बढ़ोतरी हुई, आईटीसी का मुनाफा 10% बढ़ा और देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी एचयूएल का मुनाफा 4% बढ़ा। ये तीनों ही बाजार के अनुमान से बेहतर थे। तीनों कंपनियों की सेल में ग्रोथ दर्ज की गई है। सर, महंगाई की रोशनी में अब इन नतीजों को समझें तो कैसे समझें? महंगाई की रोशनी में इनके नतीजों के भीतर जो तथ्य छुपे हैं वो जानना जरूरी है। जैसे एचयूएल जो कि भारत में सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है और जिसके लिए रूरल मार्केट, ग्रामीण बाजार काफ़ी बड़ा बाजार है, रूरल मार्केट से एफएमसीजी से एचयूएल की डिमांड में गिरावट आई। जो पूरा रेवेन्यू, ऑपरेशनल रेवेन्यू था एचयूएल का, केवल 30% बढ़ा, लेकिन कंपनी ने स्वीकार किया कि ग्रामीण इलाकों से मांग नहीं निकल रही। ये बात हम लगातार मनी सेंट्रल के अलग अलग संस्करणों में आपसे बताते रहे कि ग्रामीण इलाकों से एफएमसीजी कंपनियों के पास मांग नहीं आ रही है। दूसरा ये कि बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनी ने कई जगह प्राइस कट किए। एचयूएल ने इस दौरान अपनी कई सारे उत्पादों की कीमतों में कमी की, उसका असर भी कंपनी के मुनाफे पे और बैलेंस शीट पर दिखाई दिया। यानी कंपनी ने एक कोशिश की थी कि कीमतें घटाकर मांग बढ़ाई जा सके, पर वो मांग बढ़ती दिखाई नहीं दी। नेस्ले का नतीजा थोड़ा बेहतर है। नेस्ले के पास प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। नेस्ले अर्बन मार्केट को टारगेट करती है, अर्बन मार्केट से डिमांड निकल रही है और उस ग्रोथ का असर हमें नेस्ले के नतीजों पर दिखाई दिया। आईटीसी के नतीजे भी मिक्स्ड बैग हैं, मिले जुले नतीजे हैं। कोई बहुत चमत्कारिक 7 तिमाही नतीजा, बहुत अच्छे मुनाफों वाला नतीजा नहीं आया है। अब जबकि महंगाई, खाद्य महंगाई और कपड़ों की और बाकी सुविधाओं की महंगाई अपने चरम स्तर पर है, तो इन कंपनियों को अगली तिमाही में थोड़े तर्कसंगत नतीजों की उम्मीद है। पर अगर महंगाई के आंकड़े और कंपनियों की बिक्री के आंकड़े दोनों को एक साथ निकाल कर रखें और हम देखें शुभम, तो 2 चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती। एक तो ये कि देश के बड़े रूरल एरिया में अभी मांग रिवाइव नहीं हो रही है, इसलिए कंपनियों के अपने तौर तरीके और उनकी रणनीतियों में बदलाव हो रहा है। और दूसरी बात ये कि त्योहारी सीजन को लेकर थोड़ा सा उत्साह सीमित है महंगाई को लेते हुए कि कोई बहुत बड़ी डिमांड त्योहारी सीजन से निकल कर आएगी। अब वास्तविक नतीजे हमें त्योहार के बाद मिलेंगे। देश में कोर महंगाई दर में भले गिरावट देखी जा रही हो, लेकिन एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं कि हेल्थ और एजुकेशन, ये 2 खर्च ऐसे हैं जो लंबे समय तक ऊपर बने रहेंगे। आशंका है कि अगले साल मार्च तक हेल्थ और एजुकेशन की महंगाई कमी नहीं आएगी इसमें। इस बीच देश में कोर महंगाई लगातार गिरावट देखी जा रही है। यहाँ सितंबर के दौरान कोर महंगाई दर 4.6% रही, जो 3.5 साल का निचला स्तर है। सर, ये महंगाई क्यों? इसके पीछे तो कोई ऐसा भी नहीं है, सप्लाई साइड का क्रंच है कि प्याज कम आ रहा है, आलू कम आ रहा है, गेहूं नहीं है तो इसलिए महंगाई बढ़ गई। यहाँ महंगाई बढ़ने का कारण, महंगाई के भीतर जो कोर इन्फ्लेशन है, जिसको लेकर रिजर्व बैंक पहले से चिंतित रहता था, उसमें हमें स्थिरता भी दिखाई दे रही है और कमी भी दिखाई दे रही। लेकिन कोर इन्फ्लेशन के भीतर ये जो 2 और महंगाई हैं, इनका प्रकृति और नेचर बिल्कुल अलग है। ये डिमांड सप्लाई के मिसमैच से नहीं आती, इन्हें कोई अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तियां प्रभावित नहीं करती। ये महंगाई ढांचागत स्ट्रक्चरल महंगाई है। इसमें कई जगह पॉलिसीज़ का भी अपना योगदान है। और शिक्षा और हेल्थ केयर की जब कीमतें बढ़ती हैं, सर्विसेज की कीमतें बढ़ती हैं, तो उत्पादों की तरह कम नहीं होती। हमेशा सर्विसेज इन्फ्लेशन और प्रोडक्ट की इन्फ्लेशन में एक बुनियादी फ़र्क है। सेवाओं की कीमतें बढ़ाई जाती हैं और जब बढ़ाई जाती हैं तो फिर उसके बाद उनको कम करना मुश्किल होता है। कोविड के दौरान हेल्थ केयर के सर्विसेज की जितनी कॉस्ट बढ़ी, फिर वो वहीं मौजूद रही। एजुकेशन सर्विसेज की कॉस्ट हर साल जितनी बढ़ती है उससे नीचे नहीं जाती। रेंटल
इन्फ्लेशन जो कि मकान के किराए की इन्फ्लेशन है वो कभी नीचे नहीं जाती, वो जहाँ मौजूद रहती वहीं मौजूद होती। तो सर्विसेज की इन्फ्लेशन भारत के पूरे नए ढांचे में सबसे बड़ी चुनौती है। और आप दूसरी तरह से भी देखें तो भारत की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में 60% सर्विसेज हैं। हमारी कंजम्पशन बास्केट में जितना पैसा हम खर्च करते हैं हमारे मंथली बिल्स में, सर्विसेज का सबसे बड़ा हिस्सा हो गया है। अब धीमे धीमे सर्विसेज, हम सबसे ज़्यादा पैसा सर्विसेज पे खर्च करते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो, या वो एजुकेशन की हो, या वो हेल्थ केयर की हो, या टेलीकम्युनिकेशन की हो। ये 5-6 बड़ी सर्विसेज हैं जो हमारे अपने मंथली बिल का एक बड़ा हिस्सा लेती हैं। इन सर्विसेज की महंगाई काफ़ी स्टिकी है और काफ़ी जिद्दी है, इसे कम करना मुश्किल है। ये बात महंगाई के आंकड़े से निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने लैपटॉप इंपोर्ट के नियमों की जो सख्ती थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और नियम बदलने को लेकर गुरुवार को सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा भी की गई। लैपटॉप सहित अन्य आईटी हार्डवेयर इंपोर्ट पर निगरानी के लिए अब ऑनलाइन इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है। इसके तहत इंपोर्ट के लिए लाइसेंस ऑनलाइन जारी ही हो जाएगा। हालांकि इंपोर्टेड सामान की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करानी होगी। साथ में यह भी बताना होगा कि घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया गया। सर, नए ऑर्डर में क्या कहा सरकार ने? और नया ऑर्डर अब अधिकृत रूप से हम आपसे पहले दिन से जब ये ऑर्डर आया था तब से हम लोग लगातार मनी सेंटर में आपको बता रहे हैं कि व्यवहारिक रूप से इसे लागू करना मुश्किल था और हमें लगातार इसी संभावना लग रही थी कि सरकार इसे लागू नहीं कर पाएगी। अंततः ये पूरा फैसला वापस पलट कर लौट गया। इसके पीछे तमाम कूटनीतिक पेशबंदी भी चली, अमेरिका का भी दबाव था, भारत के इस फैसले के खिलाफ WTO में अपील भी कर दी गई, WTO में मुकदमा कर दिया गया और अंततः इन सारे दबावों के बीच सरकार ने व्यवहारिक रूप से इसे लागू करने लायक ना पाते हुए इसे वापस ले लिया। अब जो नया इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया उस व्यवस्था में यह है कि कंपनियों को अपनी क्वांटिटी और वैल्यू इंपोर्ट की सरकार के पास, कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास रजिस्टर करानी होगी। यानी उन्हें बताना होगा उस सिस्टम में कि वो कितना इंपोर्ट किस क्वांटिटी और वैल्यू का कर रहे हैं आमतौर पर। लेकिन इंपोर्ट की वैल्यू सरकार को पता रहती है क्योंकि वो तो सारा इंपोर्ट कस्टम चैनल के जरिए होता है, लेकिन अलग से उनको ये बताना होगा। लेकिन सरकार ने यह भी स्पष्ट किया क्योंकि ताकि कोई संदेह ना हो कि अगर कोई भी इंपोर्ट की रिक्वेस्ट आएगी तो सरकार उसे रिजेक्ट नहीं करेगी। यानी ये एक किस्म की व्यवस्था है जिसमें जाकर आपको अपनी जानकारी भरनी होगी। वो अप्रूवल नहीं है, अप्रूवल आप फ्री जैसे भी इससे पहले तक हार्डवेयर का इंपोर्ट होता था वैसे इंपोर्ट होता रहेगा। यानी अब ये खतरा, ये आशंका हार्डवेयर इंपोर्ट्स के बाज़ार से टल गई है कि सरकार फ़िलहाल इनके आयात पर किसी तरीके का लाइसेंस या प्रतिबंध लगाने वाली है। इससे उम्मीद की जा रही है कि अगले एक महीने के अंदर शायद कीमतों में कुछ कमी आएगी, जो बढ़ोतरी हमने इस घोषणा के बाद देखी थी हार्डवेयर और लैपटॉप की कीमतों में खासतौर पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक केंद्र सरकार इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत अधिसूचित ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से देश में काम कर रही मल्टीनेशनल कंपनियों की मुश्किल बढ़ सकती है क्योंकि डबल टैक्स एग्रीमेंट के तहत उन्हें देश में टैक्स छूट मिली हुई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये नियम लागू नहीं हुआ तो उनकी टैक्स छूट खत्म हो सकती है। क्या असर होगा सर? यह मामला पेचीदा और थोड़ा रोचक है। नेस्ले और नेस्ले जैसी कई मामला नेस्ले से जुड़ा था, लेकिन कई सारी विदेशी कंपनियां हैं जो विदेश के से अपने संचालन करती हैं और जिन देशों से वो संचालन करती हैं उनके साथ भारत की MFN या मोस्ट फेवर्ड नेशन की संधि है और उनमें कुछ जगह ऐसी संधियां हैं जहां डबल टैक्स अवॉइडेंस की सुविधा दी गई है। यानी दोनों जगह कंपनी पर टैक्स नहीं लगेगा, भारत के रिजीम में लगेगा या उस देश के रिजीम में लगेगा जिस देश के साथ ये संधि है। मामला ये था कि नेस्ले का एक मामला सामने आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की अब ये रूलिंग आई है कि डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी हो सकती है दो सरकारों के बीच, लेकिन जब तक भारत में उनको अधिसूचना उनकी नहीं जारी की जाती, उनके बारे में नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता, तब तक कंपनी उसका लाभ नहीं उठा सकती है। इसका बदलाव क्या होगा? इसका बदलाव यह होगा कि अब सरकार को इनकम टैक्स एक्ट के तहत DTEA को नोटिफाई करना पड़ेगा, अलग से बताना पड़ेगा कि DTEA की सुविधाएं और लाभ कैसे मिलेंगे। इसका असर भारत की डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी के जो पूरा यूनिवर्स है उस पर इसका असर दिखाई देगा। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने कहा है कि वे भारत में लोन बांटने के कारोबार में उतरेगी। कंपनी ने कहा है कि वे छोटे कारोबारियों को 15,000 रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराएगी। उस कर्ज को आसान किश्तों में वापस लिया जाएगा। न्यूनतम किश्त 111 रुपए की होगी। यह कर्ज गूगल पे के जरिए बांटा जाएगा। इसके लिए कंपनी DMI फाइनेंशियल नाम की कंपनी के साथ करार कर सकती। सर, इस नए कारोबार में उतरने की पहली बात तो जरूरत क्या है और दूसरी बात चुनौती किसे होगी? गूगल माइक्रो क्रेडिट या माइक्रो फाइनेंस में आ रही, पर वो माइक्रो फाइनेंस नहीं जिसके बारे में आप जानते हैं, जो लोगों को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को या
तमाम वित्तीय संस्थाओं की तरफ से दिया जा रहा है। गूगल माइक्रो क्रेडिट ट्रेड माइक्रो क्रेडिट में या बिजनेस माइक्रो क्रेडिट में आ रही। 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक के लोन दिए जाएंगे। 7 से 12 महीनों में इनकी वापसी ली जाएगी। बेहद शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, 7 से 12 महीने मतलब 1 साल का क्रेडिट है। 10,000 से 1 लाख रुपए तक के लोन जो छोटे व्यापारी, रेहड़ी पटरी वाले लोग या छोटा कारोबार करने वाले उनके लिए दिए जाएंगे। इसमें रिटेल लोन भी हो सकते हैं, जो आपको रिटेल लोन भी मिलेंगे। ये भारत के एनबीएफसी स्पेस में सैशे लोन, सैशे का या पाउच लोन जिसको आप कहें, बिट साइज लोन कहें, तमाम नाम इसके चर्चित हैं, उसमें दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी का प्रवेश है। और गूगल पे के जरिए अब इस एक नए बाजार को गूगल ने भारत में खोल दिया है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती शुभम उन वित्तीय संस्थाओं के लिए, एनबीएफसी कंपनियों के लिए है जो आमतौर पर इस मार्केट को अभी कैटर नहीं करती हैं। छोटे लोन वाला जो मार्केट है, 10,000, 15,000 रुपये, 20 रुपये वाला, तो जो माइक्रो क्रेडिट का मार्केट है, इसमें प्रतिस्पर्धा धीमे धीमे शुरू हो रही है। लेकिन गूगल काफ़ी बड़ा खिलाड़ी है जो इस मार्केट में आ रहा है, क्योंकि आमतौर पर जो एनबीएफसी कंपनीज हैं वो मध्यम वर्ग को, व्यापारियों को, ट्रेडर को कर्ज तो देती हैं, पर उनके कर्ज के टिकट साइज इतने छोटे नहीं होते। 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए के नहीं होते। दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। क्या भारत के बैंक भी माइक्रो क्रेडिट में आएंगे? एनबीएफसीज को भी अपनी ऐसी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। स्वाभाविक सी बात है कि उनको भी इस प्रतिस्पर्धा में उतरना होगा। तो देखना होगा कि गूगल का लोन का बिजनेस सर्च के बाद, फ़ोन के बाद किस तरह से आगे चलता है। लेकिन ये एक नया बदलाव है भारत के पूरे क्रेडिट स्पेस में, जहां माइक्रो क्रेडिट अब शुरू हो रहा है। कोयले के आयात पर बीते साल भारत ने 3,85,000 करोड़ रुपए खर्च किए। ये जानकारी सरकार की ओर से गुरुवार को दी गई। बीते 5 वर्षों में भारत की आयात पर निर्भरता 26% से घटकर 21% पर आ गई है। भारत हर साल 20 करोड़ टन से अधिक कोयले का आयात कर रहा है, जिस वजह से देश में बड़ी संख्या में डॉलर की निकासी हो रही है। सर, कितना चौंकाने वाला है ये आंकड़ा? बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। अगर आप लगातार हम लोग मनी सेंट्रल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमने विस्तार से आपको बार बार बताया जब भारत में कोयले की मांग बढ़ी है। भारत की परिस्थिति, भारत दुनिया में 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार रखता है। भारत के पास कोयले के निर्यात की भी क्षमता है। लेकिन भारत का ये बताता है कि भारत का जो कोयला आपूर्ति सिस्टम है, खदान से कोयले को बिजली घर तक पहुंचाने तक, वो किस तरह से ध्वस्त हो चुका। उसका नतीजा ये है कि भारत सरकार को 3,85,000 करोड़, 3.85 लाख करोड़ रुपए केवल कोयले के इंपोर्ट पर खर्च करने पड़े, जो कि भारत में उपलब्ध है, जमीन के नीचे दबा हुआ ये निकाला जा रहा है। इसे आप भारत के कोल इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती मान सकते हैं, भारत के रेलवे के लिए सबसे चुनौती मान सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 2 साल से हम लगातार देख रहे थे कि कोयले की कमी पड़ती थी। भारत की खदानों से कोयला निकलकर बिजली घरों तक नहीं पहुंच पाता था। सरकार ने बाध्य किया कोयला कंपनियों को कि वो इंपोर्ट करें, आयात करें और उस कोयले का, आयातित कोयले का इस्तेमाल किया जाए। ये इसलिए भी और ज़्यादा चिंताजनक है कि भारत की पूरी ऊर्जा निर्भरता आयातित हो गई है। अगर आप गौर से देखें तो भारत अपनी ज़रूरत का 80% से 85% तक कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, सीएनजी एलएनजी इंपोर्ट करता है, एलपीजी इंपोर्ट करता है, और अब कोयला जो भारत में उपलब्ध है वो भी ऊर्जा में इंपोर्ट में इस स्तर तक पहुंच गया है जिसमें कि भारत को आयातित कोयले की ज़रूरत पड़ रही है लगातार। इस सीज़न में भी इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो इसलिए ये चौंकाने वाला इसलिए भी है कि कोल मंत्रालय ने 2021 से तो भारत में आयातित कोल पर निर्भरता घटाने का लक्ष्य रखा था, और एक कहा था कि थर्मल कोल की निर्भरता को कम से कम 20 से 25% घटा दिया जाएगा। सिर्फ कोकिंग कोल का इंपोर्ट रखा जाएगा कि कोकिंग कोल स्पेशलाइज्ड कोल होता है जो कि स्टील बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, पर थर्मल कोल का ही इंपोर्ट इतना ज़्यादा है, बिजली घरों को भारत की खदानों से कोयला नहीं पहुँच पा रहा है, और इस पर बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 17 साल की नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। गुरुवार को अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 4.96% दर्ज की गई, जो 2006 के बाद सबसे ऊपरी स्तर है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में हुई बढ़ोतरी से वहां पर कर्ज महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल बैंक के चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है और इसे कम करने के लिए ग्रोथ से समझौता करना पड़ेगा। जेरोम पावेल के इस बयान से अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की और आशंका मजबूत हो गई है, और बढ़ेंगे नहीं तो कम से कम ऊंचे रहने की तो हो ही गई है। सर, अमेरिका में इस बॉन्ड यील्ड को देखकर दुनिया के बाजार क्यों हैरान है? क्या खतरा दिख रहा है? जिस बात का डर था, जिस बात की आशंका थी दुनिया के बाजारों को कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 5% के स्तर तक पहुंच जाएंगी, वो सामने आ गया। 10 साल का बॉन्ड अमेरिका में अब 5% का ब्याज दे रहा है। भारत के लिए 5% नंबर बहुत छोटा लगता है, पर अमेरिका और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए 5% की बॉन्ड यील्ड का मतलब है कि पूरी दुनिया में अब अमेरिका में निवेशकों के लिए, बॉन्ड निवेशकों के लिए सबसे अच्छा रिटर्न है, और वहाँ से कर्ज लेने वाली कंपनियों के लिए आने वाले समय में उनकी लागत बढ़ने की चुनौती है। आमतौर पर अमेरिका को ट्रेडिशनली
लिए कम कर्ज वाला बाजार माना जाता है, कम ब्याज दर वाला बाजार माना जाता है। 2% की इन्फ्लेशन का लक्ष्य होता है और उसके नीचे ही 1-1.5% से लेकर 1 से 1.5% के बीच की ब्याज दरें अमेरिका में अलग अलग स्तर पर, अलग अलग लेवल पर रहती हैं। जब लॉन्ग टर्म क्रेडिट की ब्याज दर 5% के आसपास पहुंच रही है, तो शॉर्ट टर्म में भी लोगों को ये उम्मीद है कि ब्याज दरें लगातार बढ़ती रहेंगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी उसी तरीके की जो छोटे अवधि के 2.5 साल के या 3 साल या 5 साल के लोन होते हैं। इसने दुनिया के लिए इसके लिए बड़ी चुनौती पैदा की। अब इसे अलग अलग स्तर पर देखें। बॉन्ड यील्ड बढ़ने के साथ सोने में गिरावट दिखाई दी अमेरिका के बाजार में, क्योंकि सोने पर तो कोई ब्याज मिलता नहीं है और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिलता है, तो सोना आज हमें दबाव की स्थिति में दिखाई दिया। इसके अलावा पूरी दुनिया में विदेशी निवेशकों के व्यवहार में इससे बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि अमेरिका की ब्याज दरें, खासतौर से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, 10 साल की इंटरेस्ट रेट, जापान के मार्केट में, कोरिया के मार्केट में, यूरोप के मार्केट में, कनाडा के मार्केट में ब्याज दरों को प्रभावित करती हैं, क्योंकि दुनिया में पूंजी का बड़ा स्रोत अमेरिका है, यहाँ से पूंजी निवेश के लिए जाती है। इसलिए ये माना जा रहा है कि अब दुनिया में लंबे समय तक ब्याज दरों का, महंगी ब्याज दरों का दौर रह सकता है और ब्याज दरें लंबे अवधि की अमेरिकी ब्याज दरें 4.5 से 5% के आसपास रह सकती। उस पर तुर्रा ये कि जेरोम पावल ने यह कहा कि महंगाई की तो लड़ाई अभी जारी है, महंगाई में तो अभी और में अभी कमी नहीं हुई है, यानी एक और ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी की गुंजाइश अभी बनी हुई, जो बात उन्होंने पहले कही थी। और ऐसा कहा गया तो ऐसा माना जा रहा है कि क्या 10 साल की बॉन्ड यील्ड 5% का स्तर पार कर जाएगी और उससे ऊपर निकल जाएगी। और ऐसा होता है तो दुनिया में फिर ये बिल्कुल उल्टा होगा। 2017-18 के दौरान आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, पूरी दुनिया के किसी वित्तीय बाजार में कोई सोचता भी नहीं था कि ब्याज दरें अमेरिका में 10 साल की ब्याज दरें 5% से ऊपर निकल जाएंगी। लेकिन अब इसे स्वीकार करके इससे एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। भारत में सर क्या असर होगा बॉन्ड बाजार पर, शेयर बाजार पर, अगर इस घटना का देखें तो? भारत के लिए चुनौती है। जिस दिन से अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ना शुरू हुई है और खासतौर से हाल के महीनों में बढ़ना शुरू हुई है, हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय विदेशी बाजार से विदेशी निवेशक अपना निवेश लगातार निकाल रहे हैं, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार का रिटर्न अब अमेरिका में बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से कम है। और जैसे जैसे विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालना शुरू करते हैं, भारतीय रुपये पर भी दबाव बनता है, बाजार पर भी दबाव बनता है। इसके अलावा भारतीय बॉन्ड्स में भी इनफ्लो में कमी आएगी, क्योंकि रुपए की कमजोरी और गिरावट के आधार पर जो आर्बिट्राज का एडवांटेज मिलता था भारत को वो एडवांटेज भी अब धीमे धीमे कम होता जाएगा। और भारत में जो बॉन्ड के निवेशक भी हैं, जैसा कि भारत ने अभी, हमने आपको बताया था जब हमने भारतीय सॉवरेन बॉन्ड्स की लिस्टिंग की बात की थी JPM इंडेक्स में, उस समय हमने कहा था कि भारत के लिए मौका थोड़ा माकूल नहीं है, क्योंकि भारतीय बॉन्ड्स में निवेश के समय अमेरिका के बॉन्ड्स की यील्ड काफ़ी ऊँची है और उसकी संभावना भी बनती दिखाई दे रही है कि ब्याज दर अगर ऊपर जाती नहीं तो भारतीय बॉन्ड में भी निवेश में आने वाले समय में कमी आएगी, क्योंकि निवेशकों को अब ज़्यादा फायदा उनके अपने होम मार्केट में दिखाई देगा। सर, इस बीच RBI का एक बुलेटिन आया जिसमें डॉलर की तेजी को लेकर भी टिप्पणी की गई है। डॉलर की तेजी, सीधी सी बात है, यील्ड महंगी हो रही है, ब्याज दरें महंगी हो रही हैं, महंगाई कम करने की आशंका है, तो डॉलर मजबूत होगा ही होगा। कितना चिंता वाली बात है ये रुपए के नजरिए से देखें, RBI ने इसीलिए शायद रेखांकित की इस बात को। हाँ, अब इसका जो एक और साइड इफेक्ट है वो डॉलर की मजबूती को लेकर है। डॉलर की मजबूती पिछले 1 साल से लगातार भारतीय रुपए के लिए चुनौती बनी हुई रहकर डॉलर की मजबूती, डॉलर इंडेक्स 106-107 के आसपास होता और भारतीय रुपए ने एक बार गिरना शुरू किया, डॉलर की मजबूती के साथ वो वापस नहीं लौट सका। जिस दिन से डॉलर में स्थायी मजबूती आना शुरू हुई और डॉलर इंडेक्स ने शुभम 100 का आंकड़ा पार किया, उसके बाद से आप रुपए में कंसिस्टेंट सेकुलर ढलान देख सकते हैं। रह कर रुपया 80 हुआ, 81 हुआ, 82 हुआ और 83 का स्तर पार कर गया। रिजर्व बैंक के इस बयान से या रिजर्व बैंक का ये जो पेपर है जिस टिप्पणी में, उससे रिजर्व बैंक की दुविधा और उलझन समझी जा सकती है। रिजर्व बैंक को पता है कि विदेशी मुद्रा भंडार का एक सीमा तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि डॉलर फिएट करेंसी और डॉलर की ताकत बढ़ने के साथ पूरी दुनिया की मुद्राएं कमजोर होती हैं, तो जो सबसे कमजोर होता है उसे सबसे ज़्यादा कमजोरी दिखाई देती। तो भारत दुनिया में तेजी से गिरने वाली मुद्राओं में, इसलिए रिजर्व बैंक का कहना था कि डॉलर की मजबूती पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार से भी बाहर भारत के इंपोर्ट महंगे होने की बड़ी वजह है डॉलर की मजबूती, क्योंकि भारत के ज़्यादातर भुगतान इंपोर्ट के डॉलर में होते हैं और भारत की करेंसी कमजोर है, इसलिए भी भारत के इंपोर्ट के बिल में बढ़ोतरी होती है। लेकिन जो ग्लोबल परिस्थिति जैसी बनी हुई उन परिस्थितियों में फिलहाल अभी डॉलर की मजबूती कम होने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच अमेरिका ने कच्चे तेल के बड़े उत्पादक देश वेनेजुला पर लगाए आर्थिक प्रतिबंधों को
ढीला कर दिया है। वेनेजुएला पर लगाए प्रतिबंधों की ढील के बाद वहां के ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ने की संभावना है। 2010 तक वेनेजुएला का रोजाना तेल उत्पादन 31 लाख बैरल के करीब हुआ करता था, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ग्लोबल मार्केट में वहां से तेल की सप्लाई पर रोक लग गई। पिछले साल तक रोजाना तेल उत्पादन घटकर 73,000 बैरल ही रह गया था। अब संभावना है कि तेल उत्पादन वेनेजुएला ज़्यादा करेगा, ग्लोबल मार्केट में सप्लाई आएगी। लेकिन इस खबर से तो कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आनी चाहिए थी कि बाजार में ज़्यादा तेल आएगा। ठीक इसी दिन कच्चे तेल के बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $93 प्रति बैरल के ऊपर चला गया। सर, पहले तो यही समझा दीजिए कि जो ढील दी गई है, प्रतिबंध हल्के किए गए, किन शर्तों के साथ किए गए? हम लोग मनी सेंट्रल में शुभ इस बात पर चर्चा कर चुके हैं और हम बता भी रहे थे कि वेनेजुएला के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जब तेल अवीव की यात्रा से पहुंचेंगे वापस, तो वेनेजुएला के साथ ही समझौता हो जाएगा जो तेल बाजार में तेल की आपूर्ति का एक रास्ता खोलेगा, जिससे कि ईरान और ओपेक की ताकत में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि एक नया प्लेयर बाजार में उसका तेल आने लगेगा। तो पहले हम समझें कि वेनेजुएला के साथ समझौता क्या हुआ। वेनेजुएला के साथ अमेरिका के रिश्तों का एक पुराना इतिहास है, काफ़ी खींचतान और तनावपूर्ण इतिहास है। अमेरिका वेनेजुएला की जो अधिनायकवादी सरकार है उसका समर्थन नहीं करता। मादुरो की सरकार का समझौता जिस विषय पर हुआ उसमें ये हुआ कि वेनेजुएला की सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों ने, खासतौर से मादुरो की सरकार और विपक्ष ने यह तय किया कि अगले साल अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों की निगरानी में वेनेजुएला में चुनाव होंगे। और जब वेनेजुएला में चुनाव की शर्त दोनों ने मान ली, उसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो तेल के प्रतिबंध थे उन पर में ढील दी और अब वेनेजुएला का तेल बाजार में आना शुरू करेगा। हालांकि तेल पहले अमेरिका के बाजार में ज़्यादा आएगा, क्योंकि अमेरिका पहले भी वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करता रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका की ही कंपनियाँ, प्रमुख तेल कंपनियाँ वेनेजुएला में तेल निकालती हैं और उन्हीं का कारोबार है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था दुनिया के तेल बाजार की दृष्टि से, अमेरिका के वेनेजुएला के रिश्तों के संदर्भ में भी, और जो पूरी बिसात चीन, ओपेक, रूस, सऊदी अरब ने, ईरान ने मिलकर बिछा रखी है, उसे थोड़ी सी चुनौती देने की कोशिश थी। पर बाजार यहाँ दूसरे तरीके से मूव कर गया। बाजार में क्या हुआ, जिसकी उम्मीद पिछले हफ्ते तक बाजार को इस समझौते की उम्मीद थी और तेल की कीमतें $90 से नीचे थी, 86, 87, $89 के आसपास थी। लेकिन जिस दिन ये फैसला आया है, जिसकी कल घोषणा हुई, ठीक उसी समय दुनिया के क्रूड बाजार में वार प्रीमियम्स लौट आए। एकदम तेजी से वार प्रीमियम्स में बढ़ोतरी हो गई और वार प्रीमियम बढ़ने के कारण यूएस का WTI भी $90 पर बैरल के आसपास पहुंच गया। तो ऐसा माना गया तेल बाजार में कि ओपेक देशों ने बड़ी चतुरता के साथ ये समझ लिया था कि वेनेजुएला का तेल बाजार में आने वाला है, लेकिन इसलिए आपूर्ति को कम करने और कंट्रोल करने की व्यवस्था कर दी गई थी। तो इसलिए ब्रेंट $93 से ऊपर निकल गया, WTI $90 के ऊपर से निकल ऊपर पहुंच गया। और अब ये माना जा रहा है कि ये वार प्रीमियम और रिस्क प्रीमियम फिर बढ़ने लगा है, क्योंकि इजराइल और अपने आसपास के इलाकों में हमास और बाकी आतंकवादी संगठनों पर को टारगेट कर रहा है और ये टेंशन आगे जा सकती है। अगले एक हफ्ते में देखना होगा कि वेनेजुएला का तेल बाजार के सेंटीमेंट को कितना प्रभावित करता है। एकदम तो असर नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगले एक हफ्ते 2 हफ्ते में समझ में आ जाएगा कि वेनेजुएला का तेल वास्तव में कितनी क्वांटिटी में बाजार में आएगा और उससे बाजार का सेंटीमेंट कितना प्रभावित होगा। फिर अंततः ओपेक देश क्या दोबारा उत्पादन में कटौती करेंगे, ये भी हमें देखना होगा। लेकिन ये घटनाक्रम कच्चे तेल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव लेकर नहीं आया, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। सर, अब मध्यम से लंबी अवधि में भी नजरिया इसी के आसपास बना रहेगा? मध्यम से वेनेजुएला की क्षमताएं देखनी होगी, वेनेजुएला का कितना तेल बाजार में आता है इस आधार पर। लेकिन ओपेक देशों ने ये टारगेट कर रखा है कि 85 से $90 के आसपास की तेल की कीमत रहेगी, तो वो लगता है। और जब तक हो सकता है वार प्रीमियम थोड़ा ख़त्म हो और अरब और इजराइल हिस्से में थोड़ी शांति हो, तो उसके बाद कच्चे तेल की कीमतें नीचे आएँ। लेकिन अभी तो दोनों ही तेल 90 और WTI और ब्रेंट $90 के आसपास रहेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। कम से कम जो ब्रेंट के फ्यूचर्स हमें संकेत दे रहे हैं। स्टार्टअप में निवेश करने वाले जापान के स्टार्टअप फंडिंग बैंक सॉफ्टबैंक ने भारतीय स्टार्टअप कंपनी जोमेटो से अपना पूरा निवेश निकालने की योजना बनाई है। जोमेटो में सॉफ्टबैंक की 1.1% हिस्सेदारी और रिपोर्ट के मुताबिक सॉफ्टबैंक इस हिस्सेदारी को 1020 करोड़ रुपए में बेच सकता है। इस बीच स्टार्टअप से जुड़ी एक और खबर आई। नकदी संकट से जूझ रहे एडटेक स्टार्टअप वाइजूज ने अपनी इकाई आकाश को बेचने की तैयारी की है। इसके लिए कंपनी की ओर से पीई फर्म जैसे बेन कैपिटल, KKR से बातचीत की जा रही है। चर्चा ये भी है कि आकाश चौधरी को एक पीई फर्म है कारले, वो आकाश चौधरी और उनके परिवार को मदद करने के लिए तैयार है कि अगर वो वाइजूज में अपनी हिस्सेदारी को वापस बायबैक करते हैं तो। पहला सवाल
सॉफ्ट बैंक पे सर, क्यों निकल रही है जोमेटो से बाहर? सॉफ्ट बैंक मासायोशी शन की कंपनी पूरी दुनिया से अपना कारोबार समेट रही है और धीमे धीमे उसने भारत के सारे प्रमुख अपने स्टार्टअप्स में बिक्री शुरू की। पर जोमेटो से उसका निकलना इस समय थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि जोमेटो की तस्वीर भी बेहतर हुई है, मुनाफों की संभावना भी बनती दिखाई दी है, मार्केट में स्टॉक भी अच्छा है। अगर आप ब्रोकरेज की कॉल्स भी देखें तो जोमेटो का स्टॉक खरीदने के पक्ष में कॉल आ रही, उस समय सॉफ्ट बैंक निकल रहा है। तो इसमें शायद जोमेटो की भीतरी वजह नहीं, बल्कि सॉफ्ट बैंक की अपनी ज़रूरतें या मासायोशी सन के अपनी चुनौतियां हैं, जिनके कारण सॉफ्ट बैंक इससे बाहर निकल रहा है। और ये पूरी तरह से भारत के इमर्जिंग स्टार्टअप से सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर का एग्जिट होने वाला है। और सर बायजूस अपना कामकाज बदल देगी पूरी तरह? बायजूस में कुछ थोड़ा सा रोचक हो रहा है। बायजूस के समूह की सबसे बड़ी कंपनी आकाश है, जो प्रॉफिट मेकिंग भी है और जिसके पास अच्छा बिजनेस भी है। बायजूस लगभग संकट में है, तो बायजूस के सामने अब कोई विकल्प नहीं है कि उनको अपना जो ज्वेल है, अपने पूरे बिजनेस का जो सबसे वैल्यूएबल पार्ट है, उसे बेचने की मजबूरी है। और इसलिए उसे बेचने की बात की जा रही, क्योंकि वो पैसा उस बिक्री से जो आएगा उससे बायजूस के घाटे और उसके नुकसानों को रिवाइव किया जा सकेगा। इधर बायजू रविंद्रन के साथ जो निवेशक हैं उनकी बन नहीं रही है। निवेशकों ने तमाम बार सवाल उठाए हैं बायजू रविंद्रन के कामकाज पर, और इसलिए एक निवेश फर्म जिसके बारे में आपको शुभम ने बताया, वो आकाश के जरिए भी अब बायजूस के पुनर्गठन की तैयारी कर रही है। और आकाश के अलग होने के बाद बायजूस की ओवरऑल वैल्यूएशन में काफ़ी बड़ा असर आएगा, गिरावट आएगी, ये हमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए नए अधिनियम की अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत 11 राज्यों में 76 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सीबीआई के पास साइबर फाइनेंशियल क्राइम के कई मामले दर्ज थे। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी बंगाल में छापेमारी की है। बांग्लादेश और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 4.7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज की पहली समीक्षा के लिए समझौते पर पहुंच गए हैं। बेलआउट पैकेज से नकदी संकट से जूझ रहे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आईएमएफ बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद बांग्लादेश को 681 मिलियन डॉलर का कर्ज मिलेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई थी, जिसका सामना उसे करना पड़ा था। इसके बाद महंगे आयात, ऊर्जा और खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी से वहां महंगाई भी तेजी से बढ़ गई थी। रूस का सवर बैंक अब भारत के शेयर बाजार में निवेश कर सकेगा। सेबी ने सवर बैंक को विदेशी संस्थागत निवेश का दर्जा दे दिया है। सवर बैंक को कैटेगरी 1 में एफपीआई का दर्जा मिला है। सवर बैंक के साथ भारतीय शेयर बाजार में अब रूस के 6 संस्थागत निवेशक हो गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी को चलाने वाली कंपनी ओपन एआई करीब 86 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर कंपनी में हिस्सेदारी बेच सकती है। इसके लिए ओपन एआई संभावित निवेशकों के साथ बातचीत कर रही है। सौदे की शर्तों को लेकर अभी बातचीत जारी है, इनमें बदलाव हो सकता है। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में 30 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर 300 मिलियन डॉलर की शेयर बिक्री की थी। सर कोई टिप्पणी आपकी? सीबीआई का ये जो नया अभियान साइबर क्राइम के खिलाफ शुरू हुआ है, खासा महत्वपूर्ण है। और इसमें ध्यान रखने की बात है कि सीबीआई ने इसमें क्रिप्टो माइनिंग स्कैम को टारगेट बनाया। 100 करोड़ रुपए के आसपास का क्रिप्टो स्कैम है, और भारत में पिछले 2-3 साल के दौरान क्रिप्टो पर तमाम चर्चाएं हुई थी। और अब जाकर भारत की एजेंसियों को दिखाई दिया है कि भारत के जगह जगह क्रिप्टो माइनिंग के फर्जी स्कैम चल रहे थे, जहां पर लोगों को नकली क्रिप्टो माइनिंग कराकर उनसे पैसा लिया जा रहा था। और इसलिए सीबीआई ने पूरे देश में करीब 76 लोकेशंस पर एक साथ, काफ़ी बड़ा अभियान है 76 लोकेशंस पर क्रैकडाउन किया है और रेड किया, और ये जानने की कोशिश की है कौन क्रिप्टो माइनिंग करा रहा था, उसमें से कौन सी एजेंसियां शामिल थीं, कौन से एक्सचेंजेस शामिल थे। सीबीआई की पड़ताल से हमें ये पता चलेगा। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे रविवार को सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम में। सर वहाँ क्या कुछ खास है इस बार? इस बार के इकोनॉमिकम में हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जो शायद आपने उड़ते उड़ते कहीं सुनी होगी। युद्ध की खबरें और तमाम अलग अलग खबरों के बीच आपको पता है कि पूरी दुनिया में ट्रेड यूनियन आंदोलन वापस लौट आया है, और अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री अपने 80 साल के इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल से जूझ रही है। दुनिया में अचानक ट्रेड यूनियन आंदोलन क्यों शुरू हुआ, क्यों इतनी बड़ी बड़ी हड़तालें हो रही हैं पूरे यूरोप और अमेरिका में? जापान और चाइना के देश भी हड़तालों से प्रभावित हैं, और इसका क्या असर होने वाला है? कहाँ से वापस लौट आया ये श्रम आंदोलन, और अभी इस समय क्या हो रहा है? ये भूमि, ये ज़मीन इतनी तप क्यों रही है? हम विस्तार से जानेंगे ट्रेड यूनियन की वापसी के और इसके आपकी जेब पर और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर के बारे में इस बार इकोनॉमिकम में, जो कि मनी 9 के सुपर ऐप पर मिलेगा आपको। चलिए, तो अगली मुलाकात आपसे जल्द करेंगे। फिलहाल आप बने रहिए मनी 9 के साथ, और ये जो इकोनॉमिकम जिसका जिक्र अंशुमान जी ने किया, ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मनी 9 के सुपर ऐप पर।
अब तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। नमस्कार। ऐसे ही